गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठी का लेसन नंबर 14 जल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने ये पढ़ लिया था कि जल के क्या उपयोग होते हैं, यानी हम जल का कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। जल के अनेक रूपों के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे ठोस रूप में जो है जल कैसे होता है, बर्फ के रूप में, द्रव रूप में पानी और गैस रूप में वाष्प। इसके अलावा हमने जल चक्र के विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार वाष्प कण संघनित होते हैं और फिर वर्षा जल पृथ्वी पर आता है और ये क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। जल चक्र के विषय में पढ़ते समय ही हमने संघनन तथा वाष्पन के विषय में भी पढ़ा था। संघनन का अर्थ होता है वाष्प कणों का इकट्ठा हो जाना, और वाष्पन मतलब जब हम जल को गर्म किया हमने तो गैस के रूप में, वाष्प के रूप में वो ऊपर उठा, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसी क्रम में हमने ये भी पढ़ा था कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे आती है। आज हम इसी को आगे और पढ़ेंगे। पिछली बार जब हमने जल चक्र के विषय में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि संघनित जल की बूंदें जो हैं वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः आ जाती हैं। यही जल जो है फिर से नदियों में, झीलों में पहुंच जाता है और अंततः यह कहाँ पहुंचता है, सागर तथा महासागर में पहुंच जाता है। इसी का वाष्पीकरण होता है पुनः, और फिर संघनित होता है, फिर वर्षा आती है। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अब ये जो जल है ये पृथ्वी पर भी आता है, वर्षा का जल, और पृथ्वी पर इसे जहाँ पर कच्ची मिट्टी होती है वहाँ इसको सोख लिया जाता है और ये पृथ्वी की नीचे की सतहों पर चला जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, भौमजल, अर्थात भूमि के नीचे जो जल होता है। अब इसके बारे में आपने सुना भी होगा इसका नाम। हम इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि भौमजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार इसकी पुनः पूर्ति होती है। अब हम भौमजल के बारे में अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। इसी जल को हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे बारिश का पानी मिट्टी पर गिरा और ये पृथ्वी की सतहों के नीचे चला गया। आजकल इसका इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। आपने देखा होगा कि नलकूपों में, अर्थात हैंडपंप जो होते हैं, उसमें जो हम पानी खींच के निकालते हैं तो वो कौन सा पानी है, भौमजल। इसी प्रकार ट्यूबवेल में, ट्यूबवेल से जो पानी आता है वो कौन सा पानी है, वो भी भौमजल द्वारा ही उपलब्ध होता है। और हम इसका कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, सबमर्सिबल। सबमर्सिबल में जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी भौमजल ही है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भौमजल स्तर जो है वो पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे ना जाए। और भौमजल की पुनः पूर्ति कैसे होती है,
पुनः पूर्ति का मतलब होता है कि आपने हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, सबमर्सिबल से भूम जल को निकाल लिया, तो वहां से तो पानी खत्म हो रहा है, तो उसकी पुनः पूर्ति भी आवश्यक होती है। यह पुनः पूर्ति जो है वो वर्षा के जल द्वारा ही होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्षा का जो जल होता है वो पुनः पृथ्वी की सतह के नीचे पहुंचे। अब आपने देखा है कि आजकल शहरीकरण यह एक समस्या की तरह हमारे सामने आ रहा है। शहरीकरण का मतलब है कि अधिक से अधिक शहर विकसित हो रहे हैं, जिससे जो भूमि है वो कम होती जा रही है और उसके स्थान पर एक तरह से कंक्रीट या सीमेंट की जो सड़कें हैं, भवन हैं, वो ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। तो भूम जल जो है, जो कि पृथ्वी के नीचे पहुंचना चाहिए था वर्षा का जल, वो नहीं पहुंच पाता और वो ऐसे ही बह जाता है। यह एक जो है स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में भूम जल आजकल खेती में भी इस्तेमाल होता है, अर्थात कृषि में भी बहुत अधिक जल का हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है जगह जगह खेतों में सबमर्सिबल, ट्यूबवेल लगे होते हैं, जिससे कि भूम जल का बहुत अधिक दोहन होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जल हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वर्षा का जो जल है उसकी एक एक बूंद जो है वो पृथ्वी की सतह के नीचे पहुंचे, तभी हम भूम जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। यदि भूम जल स्तर बहुत नीचे चला गया तो हमारे लिए ये ट्यूबवेल, सबमर्सिबल किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा के बारे में। वर्षा जो है वो संसार में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर होती है। कुछ स्थानों पर पूरे साल भर वर्षा होती रहती है और जबकि कुछ स्थानों पर निश्चित समय, साल के निश्चित समय पर ही वर्षा होती है। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो मुख्य रूप से जो वर्षा का समय है वो कुछ गर्मियों में मई, जून, जुलाई के समय में होता है, जिसे हम मानसून वर्षा भी कहते हैं। और इस वर्षा पर हमारे देश की कृषि बहुत अधिक निर्भर होती है। अगर वर्षा समय से हो और सही मात्रा में हो तो कृषि के लिए ये बहुत उपयोगी होती है, लेकिन यही वर्षा अगर बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो नदियों का, झीलों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। नदियों तथा झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है और उनमें बाढ़ आ जाती है और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होती। बाढ़ में बहुत अधिक नुकसान होता है, से हम फ्लड भी कहते हैं। कुछ स्थानों पर आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, न्यूज़ में, कि हमारे देश के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर हर साल अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे असम, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर ये स्थिति हर साल लगभग उत्पन्न हो जाती है। और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर हम वृक्षारोपण अधिक करें तो हम बाढ़ की स्थिति से बच सकते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो वर्षा के जल को सोख लेती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति से बचा जा सकता है। अन्यथा बाढ़ जो है वो बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत अधिक हानि होती है, जैसे पशुओं की हानि, खेती की हानि, कृषि की हानि। तो ये स्थिति भी हमारे लिए बहुत हितकर नहीं है। अब बाढ़ के ही विपरीत
यदि वर्षा कम मात्रा में हो या कुछ 2-3 साल तक ना हो तो भी एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सूखा। ये स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब वर्षा जो है कम हो या बिल्कुल भी ना हो। ये भी, इससे भी आप परिचित हैं। आप देखते हैं कि राजस्थान, हरियाणा के कुछ भागों में हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि सूखे की स्थिति, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वर्षा की कमी हो जाती है। अब इन राज्यों ने इस स्थिति को समझा है, राजस्थान, हरियाणा, और इस स्थिति से निपटने के लिए भी हमें क्या करना होगा, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से ही हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं, क्योंकि जल चक्र के समय हमने पढ़ा था कि पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इस विषय में कि पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, जिनसे निरंतर वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन होता है अर्थात अधिक मात्रा में जो इनमें जल होता है पत्तियों में, वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में वाष्प के रूप में चला जाता है। तो सूखे की स्थिति जो है वो भी हमारे लिए हितकर नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में भी पशु, पेड़, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कृषि भी वहाँ पर, इन क्षेत्रों में जहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के फल फूल, कृषि की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं। तो दोनों ही स्थितियां अर्थात बाढ़ और सूखा हमारे लिए किसी भी तरह ये हितकर नहीं है। और दोनों स्थितियों से बचने के लिए जो उपाय है हमारे पास, वो क्या है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वन रोपण करना। जितने अधिक हम पेड़ लगाएंगे हमारे लिए वर्षा जो है उतनी ही अच्छी होगी, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। यानी दोनों स्थितियों, बाढ़ और सूखा से हमें केवल एक ही चीज बचा सकती है, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष। इसी क्रम में सरकार ने भी एक योजना पिछले साल जो सरकार लेकर आई थी, वो क्या थी आपकी, पौधा गिरी। अर्थात स्कूलों में बच्चों ने, हर बच्चे ने एक एक पौधा लगाया, जिससे कि पृथ्वी को हरा भरा बनाया जा सके। आप उन पौधों की बहुत अच्छी तरह देखभाल करें और उनको बड़ा करें। आगे भी आप अपने जीवन में और पौधे लगाते रहें, जिससे कि हमें इन दो स्थितियों का सामना कभी भी ना करना पड़े। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कैसे इसको संरक्षित किया जा सकता है। हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कम नहीं है। पृथ्वी पर कितनी मात्रा है जल की, लगभग 71% मात्रा है। और यही कारण है कि हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन ये पानी कहाँ पर स्थित है, मुख्य रूप से ये पानी जो है महासागरों में और समुद्रों में स्थित है। महासागरों में और समुद्रों में स्थित है। अर्थात ये लवणीय जल है और हम इसका सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जो अलवणीय जल है, यानी कि इस्तेमाल के योग्य जो जल है, उसकी मात्रा बहुत सीमित है। इसलिए हमें उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। हमें उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि हमें पानी की उपलब्धता जो है, जल की उपलब्धता जो है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं जल भरने के लिए, या
औरतों को बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है पीने योग्य और काम करने योग्य जल प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए जल का संरक्षण जो है वो बहुत आवश्यक है। हमें सोच समझकर जल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जल को संरक्षण तो करना आवश्यक है, इसके अलावा हमें जल के स्रोतों का भी अधिक से अधिक दोहन करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि वर्षा का जल जो होता है वो कहाँ चला जाता है, नदियों में, झीलों में, और कुछ मात्रा में जल तो यूं ही व्यर्थ बह जाता है, अर्थात हम उसका सीधे सीधे कोई उपयोग नहीं कर पाते। तो आजकल के समय में वर्षा जल का संग्रहण जो है, संग्रहण का मतलब होता है उसे इकट्ठा कर लिया जाए, यानी कि इकट्ठा करके उसका पुनः उपयोग किया जाए। इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये कैसे होता है कि जहाँ पानी आया, छत पर जैसे पानी गिरा, तो छत पर हमारे वर्षा का जल गिरा, उसे पाइपों के द्वारा नीचे टैंक में पहुंचा दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उसे साफ करके हम जब ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल से पहले इस जल को क्या करेंगे, हम साफ कर लेंगे, अर्थात उसमें किसी प्रकार के जो पत्ते हैं, कुछ और अशुद्धियां हैं, उन्हें निस्यंदित कर लेंगे। निस्यंदित, ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये शब्द निस्यंदन का मतलब क्या होता है, छानना, यानी कि उनमें से अशुद्धियों को हम अलग करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे पौधों को पानी देना है तो आप इस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी आवश्यकता है इसकी अब कि कुछ स्थानों पर, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है, यानी कि सरकार ने एक नियम बना दिया कि आपको ये जल इकट्ठा संग्रहित करना ही करना है, क्योंकि इस जल की उपयोगिता बहुत अधिक हो सकती है। अगर हम इसे व्यर्थ बहने देंगे, सीवरेज में जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसे इकट्ठा कर लें तो इसका बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं। इसका इकट्ठा करने का दूसरा तरीका ये है कि सड़कों के किनारे जो नालियाँ बनाई जाएं ऐसी, जिनमें कि वर्षा का जल जो है इकट्ठा होकर सीधा ही भूमि में या पृथ्वी में उसको पहुंचा दिया जाए, और वो क्या बनेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो भौम जल के रूप में एकत्रित हो जाएगा। वर्षा जल संग्रहण का जो मूल मंत्र है वो क्या है, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र हो, यानी कि जल की हर बूंद को हमने संग्रहित करना है, एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, ताकि भविष्य में हमें जल की कमी ना हो। तो अब तक आप ये समझ चुके हैं कि जल का सदुपयोग करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। जल के सदुपयोग करते समय आपको कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे दैनिक जीवन में जल की बचत की आदत डालना। हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं, सुबह उठने के बाद, चाहे वो ब्रश करना हो, सब्जियों को धोना हो, पौधों में पानी डालना हो, हमें एक एक बूंद जल की बचानी चाहिए। जैसे सब्जियां धोने के बाद आप उस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। फर्श को धोने के बजाय आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं। दूसरा जो उपाय है हमें करना चाहिए वो है कृषि में आधुनिक सिंचाई की विधियों का प्रयोग करना। जैसे
ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। इन दोनों विधियों का इस्तेमाल करके हम बहुत अधिक मात्रा में जल को बचा सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है हमारा जल का संग्रहण करना, यानी कि जल को बचाने के लिए हर कोशिश करना, उसको इकट्ठा करना, उसको फिर पुनः उपयोग करना। और आखिर में हमारा है वर्षा जल का अधिकतम इस्तेमाल करना। ये भी जल संग्रहण की विधियों में ही आता है और इसी के द्वारा, वर्षा जल द्वारा ही भौम जल की भी पुनः पूर्ति होती है। तो भौम जल स्तर बढ़ाने के लिए भी वर्षा के जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और अंत में एक बार इस पाठ में आए प्रमुख शब्दों को दोबारा देख लें आप। कुछ शब्द पहले भी हम कर चुके हैं अच्छी तरह, जैसे संघनन। पहला शब्द है हमारा संघनन। संघनन का मतलब क्या है? वाष्प की बूंदें जब इकट्ठी होती हैं उसे हम, वाष्प कणों को इकट्ठे होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। दूसरा शब्द है वाष्पन। वाष्पन का अर्थ है कि तापमान के द्वारा जब जल जो है वाष्प में बदलता है तो उसे वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। अगला शब्द है हमारा सूखा। सूखा यानी जब 2-3 वर्षों तक लगातार कुछ वर्षों तक बारिश ना हो तो उस स्थिति को हम सूखा कहते हैं। इसी का उल्टा है बाढ़, यानी कि अगर अत्यधिक वर्षा हो जाए तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है जिससे कि बाढ़ आ जाती है। अगला शब्द है हिम। हिम का मतलब है बर्फ। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात होता है, तो हिम का मतलब है बर्फ। और अगला शब्द है हमारा जल वाष्प। जल वाष्प जो हैं वायुमंडल में संघनित होते हैं और वर्षा के रूप में फिर वो वापस हमारे पास धरती पर, भूमि पर आ जाते हैं। और इसी से संबंधित हमारा शब्द है जल चक्र। जल चक्र का मतलब है कि पहले पानी का वाष्पीकरण हो, ऊपर संघनित हुए वो, और फिर वर्षा के रूप में वापस आए, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसे जल चक्र कहा जाता है। और लास्ट शब्द जो हमारा इकट्ठा, ये बहुत बड़ा क्या है? वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा के जल का संग्रहण करना, उसे इकट्ठा करना। अंत में यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिससे कि आप जल की बचत से संबंधित विषयों पर सेंसिटिव हो सकें और जल की बचत आपके जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन जाए। ये क्रियाकलाप किस प्रकार हैं आप देखिए इन्हें। 3 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिससे आप जल बचा सकते हैं। आप अपने कोई भी ऐसे मेथड्स नए लिखें जिससे कि आप जल की बचत कर सकते हैं। दूसरा है, किसी पत्रिका या पुराने समाचार पत्र से बाढ़ या सूखे के चित्र एकत्र करके अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए, ताकि आपको ये भी पता चले कि बाढ़ या सूखे से ग्रस्त जो वहाँ के लोग हैं उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है, वर्षा जल संग्रहण के विषय पर कुछ पंक्तियां लिखें तथा थर्मोकोल से इसका मॉडल भी बनाएं। लास्ट में है, जल की बचत के विषय में पोस्टर बनाएं व स्लोगन लिखें। आप ये क्रियाकलाप करें और अपनी कक्षा के अध्यापक को अपने दिखाएं। और सिर्फ ये क्रियाकलाप करने के लिए ना हो, आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएं। जल के विषय में हमें बहुत अधिक सेंसिटिव होना चाहिए, सोचना चाहिए इसको बचाने के बारे में। नहीं तो अंग्रेजी में जो एक कविता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसकी पंक्तियां जो हैं वो हमारे लिए चरितार्थ हो जाएंगी, जिसमें कि कवि क्या कहता है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि सब जगह पानी है लेकिन पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।